हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अरहम टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको अरहम टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी एलईडी टीवी बनाने का ये कंपनी काम करती है। और उसके अंदर अगर हम देखेंगे, जो आजकल स्मार्ट टीवीज आ रही है, तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे स्टार शाइन ये ब्रांड वैल्यू के नेम के अंदर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। और स्मार्ट टीवी के अलावा अगर हम बात करेंगे, तो फैंस हो गया, एयर कूलर्स हो गए, फिर जो मिक्सचर और ग्राइंडर्स होते हैं, वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। लेकिन देखिए, जो एलईडी टीवी की अगर हम बात करेंगे, तो उसके लिए कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें नजर आती है। और लेकिन जो मिक्सचर ग्राइंडर्स ये जो कंपनी बनाती है, ये कंपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनवाने का काम करती है। यानी कि कोई और मैन्युफैक्चरर है, तो वहां से अगर उनको कंपनी को अगर 4-5 मिक्सचर ग्राइंडर्स का अगर ऑर्डर आया है, या फिर 40-50 मिक्सचर ग्राइंडर्स का अगर ऑर्डर आया है, तो वहां पे डेफिनेटली कंपनी उनको बोल के फिर उसके बीच में जो मार्जिन वगैरह रहता है, वो कंपनी यहाँ पे कमाती है। तो अगर हम देखेंगे, तो ये कंपनी बेसिकली अगर हम देखेंगे, तो ओईएम सर्विस प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। जो भी एलईडी कंपनी सेल वगैरह करती है, वो यहाँ पे बेसिकली ओईएम के बेसिस पे ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, जो भी कंपनी के कस्टमर्स वगैरह है, वो यहाँ पे कंपनी से प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद में उनकी खुद की ब्रांड वैल्यू लगा के, यानी कि अगर कोई सपोज एलजी एक ब्रांड है, तो उन्होंने अगर अरहम टेक्नोलॉजी से टीवी ले ली, तो उसके बाद में वो एलजी का ब्रांड लगा के कस्टमर को सेल करते हैं। लेकिन एट दी एंड अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ये कंपनी का ब्रांड का प्रोडक्ट हमें सेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, अभी एक छोटे लेवल पर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। तो ये इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे एक ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए अगर हम डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे जो मार्केटिंग कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे, लगभग 50 से 100 करोड़ की हमें यहाँ पे मार्केटिंग करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं देखा जाए, तो यहाँ पे अपनी खुद की डायरेक्ट जाके अपनी ब्रांड की टीवी बेचना यहाँ पे मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का कंपटीशन हमें ये इस मार्केट के अंदर नजर आता है, चाहे अगर आप देखोगे सोनी हो गया, सैमसंग हो गया, अभी एमआई की भी बहुत सारी स्मार्ट टीवीज आ रही है, एलजी की भी स्मार्ट टीवीज आ रही है। तो एक बड़ा कॉम्पिटेटिव मार्केट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके अगर उन्हें सेल वगैरह करने का अगर ये कंपनी काम करेगी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नजर आएगा। और यहाँ पे जो नॉर्मली जो मार्केटिंग कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे 50-100 करोड़ की, वो यहाँ पे कंपनी को नहीं लगेगी। अब अगर हम एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए, जो मेन कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, जिसमें ओपन शेल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, फिर कैबिनेट और जो बैकलाइट होता है, तो ये मेनली कंपनी का चाइना और हांगकांग से आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, तो अभी चाइना में इश्यूज हो रहा है प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए आने वाले टाइम पे जो है यहाँ पे दिक्कतें खड़ी कर सकता है। क्योंकि देखिए, चाइना में रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है, वो यहाँ पे काफी कम होती है पूरे ग्लोबली वाइज अगर हम बात करेंगे। और अगर कंपनी को अभी रॉ मटेरियल अगर चाइना से अभी नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है कंपनी की, वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और देखिए, अगर ये अभी छोटे लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है, तो यहाँ पे जो मेन एट दी एंड जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, तो एट दी एंड यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे ये मेनली कंपनी का काम चल रहा है। तो वहां पर अगर इनकी कॉस्ट बढ़ती है, और वहां पर अगर एट दी एंड अगर कस्टमर इनसे प्रोडक्ट लेना अगर बंद कर देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के लिए दिक्कतें आने वाले टाइम पे खड़ी हो सकती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए, रायपुर के अंदर हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नजर आता है। और जो मेनली छत्तीसगढ़ के अंदर हमें रायपुर नजर आता है, और वहाँ से बहुत सारे 6-7 स्टेट के बॉर्डर्स वगैरह वहीं पे हमें नजर आते हैं। तो उससे कंपनी को काफी अच्छा एक्सेस उन मार्केट के अंदर मिल जाता है। अब अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए, टीम का एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे, 8-9 साल से ये टीम इसी इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी है, और यहाँ पे स्मूथ फ्लो का ऑपरेशन, और जो कस्टमर्स उनके साथ में रिलेशनशिप यहाँ पे काफी अच्छी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये मेरे ख्याल से पॉइंट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर हम बात करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कंपनी की खुद की है, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बना रखा है। तो देखिए, डेफिनेटली एक छोटे लेवल पे अगर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और धीरे धीरे आपकी जो नेट प्रॉफिट आते हैं, उसको अगर आप लगातार बिजनेस में री इन्वेस्ट करते चले जाते हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली काफी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है जो वहाँ पे आपकी नजर आती है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो लगातार यहाँ पे इनोवेटिव प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कंपनी की तरफ से रहती है, और एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज कंपनी के पास में अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ की, तो उनकी वजह से भी यहाँ पे लगातार इंसेंटिव्स वगैरह जो आ रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी वगैरह, तो अभी जिस तरीके से अभी लगातार इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये कंपनी को आने वाले टाइम पे हमें बेनिफिट करता हुआ नजर आएगा।
अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो इश्यू का जो एक्सपेंसेस है, यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मिस्टर रोशन जैन, मिस्टर अंकित जैन और मिस्टर अनेकांत जैन, ये तीनों में कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 करोड़ से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर 37 करोड़ पे आ चुका है, यानी कि 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। और लगभग 56 लाख रुपीज से अभी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 3 करोड़ पे हमें यह नंबर नजर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 से 6 गुना नेट प्रॉफिट का नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। अगर हम एसेट की भी अगर हम बात करेंगे 23 करोड़ की कंपनी के एसेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लोन्स भी कंपनी के ज्यादा है, लगभग 10 करोड़ का बोरिंग हमें नजर आता है, इस पे लगभग 1.5 से 2 करोड़ का यहाँ पे कंपनी हर साल इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन देखिए अभी आने वाले टाइम पे जिस तरीके से चाइना के ऊपर कंपनी की डिपेंडेंसी हमें नजर आती है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी को कम करनी पड़ेगी, और वो चीजें वहां पे कैसे वर्कआउट करती है वो देखना भी हमें यहाँ पे जरूरी रहेगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 7 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो आने वाला मंडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 42 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है, 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। और यहाँ पे अगर हम टोटल आईपीओ के इश्यू शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 9 करोड़ 58 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे ये आईपीओ नजर आता है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो 4 लाख लगभग अगर हम देखेंगे तो 4 करोड़ 79 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे ये आईपीओ नजर आता है। ये कंपनी एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। इसमें 50% का रिटेल कोटा है और जो 50% का रिटेल कोटा है वो 4 करोड़ 79 लाख रुपीस का हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 14 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 15 दिसंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,26,000 रुपए लगेंगे। तो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो जो आईपीओ की डिमांड होती है वो पास्ट डेटा को देख के ही होती है, और यहाँ पे कंपनी का पास्ट डेटा में काफी अच्छा नजर आता है। और आईपीओ की अगर हम साइज की अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ का साइज भी काफी छोटा है, और अगर जिस तरीके की फिनोमिनल लिक्विडिटी हमें मार्केट में हमें नजर आ रही है, अगर आप देखोगे अभी बहेती रिसाइकलिंग करके जो आईपीओ भी चल रहा है वहां पे अभी आज उसका लास्ट दिन है, लेकिन ऑलरेडी 100 टाइम्स रिटेल कोटा में सब्सक्राइब हो चुका है। तो वहां पे डेफिनेटली लिक्विडिटी अभी मार्केट में काफी ज्यादा है, और अभी एसएमई में डिमांड भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और खास करके HNI के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे काफी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लगता है कि 40 से 50% के जो लिस्टिंग गेन है वो आपको यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अरहम टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।